हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग के बारे में। कहाँ पर लिस्ट हो सकता है ओला इलेक्ट्रिक, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो डेफिनेटली बना हुआ है। तो इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देखिएगा। कल हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ओला इलेक्ट्रिक, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है। 76 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। करीबन 195 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। अब आपने जिस भी कैटेगरी में लगाया, अगर आपने एच कैटेगरी में लगाया तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा शेयर मिलेंगे, राइट। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। बट ओवरऑल जो इशू था, काफ़ी बड़ा इशू था, करीबन 6145 करोड़ का, 6145 करोड़ का। जिसमें से फ्रेश इशू का जो पोर्शन था वो बड़ा पोर्शन था, 5500 करोड़ का। एंड ऑफर फॉर सेल था 645 करोड़ का। अब देखिए, कोई भी इशू आता है, अगर उसमें पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल हो तो वो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव माना जाता नहीं है। क्यों नहीं माना जाता? बिकॉज ऑफर फॉर सेल में होता क्या है ना दोस्तों, कि कंपनी वैल्यूएशंस को हाई रख सकती है। बिकॉज एट द एंड आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी अपना स्टेक सेल जो कर रही है वो अपने पास पैसे लाने के लिए नहीं कर रही है, वो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, राइट। अब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स क्या चाहेंगे कि वो अपना माल सबसे अच्छे दाम पर बेचे, राइट। लेकिन फ्रेश इशू में क्या होता है कि कंपनी को पैसों की जरूरत है, इसीलिए कंपनी फ्रेश इशू लेकर आई है, अदरवाइज कंपनी को लेकर आएगी। तो एक अच्छी बात है कि देखिए, बड़ा पोर्शन फ्रेश इशू का था 5500 करोड़ का। तो ये एक पॉजिटिव बात है, राइट। अब दूसरी चीज़, जब भी हम लिस्टिंग देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल, राइट। कंपनी का किस तरह के फाइनेंशियल्स है। अगर आप नोटिस करेंगे कंपनी को, देखिए 2021 में 106 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू, उसके अगले साल 456 करोड़ का रेवेन्यू, उसके साल अगले साल 2782 करोड़ का रेवेन्यू। यानी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मल्टीफोल्ड कंपनी ने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया। और उसके बाद दोस्तों जब कंपनी का प्रॉफिट आया 31 मार्च 2024 के, माफ़ करिएगा, रेवेन्यू आया, तो वो ऑलमोस्ट 5243 करोड़ पर देखने को मिला। ऑलमोस्ट कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपने जो इंक्रीज देखा वो 88% का देखा, राइट। कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तो हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी। लगातार कंपनी का रेवेन्यू जो है वो हर क्वार्टर में, हर साल, जब भी नंबर्स आ रहे हैं तो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम आई दोस्तों कंपनी के मुनाफे के ऊपर। कंपनी रेवेन्यू कर रही है, अच्छी बात है, बट कंपनी का जो घाटा है वो भी दोस्तों लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो इस तरह की कंपनी होती है जिनका डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ रहा है बट प्रॉफिटेबिलिटी भी और दूर जाती जा रही है, ये बाजार पसंद नहीं करता है। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो देखिए 200 करोड़ का कंपनी का घाटा आया 2021 में। अगले साल वो 784 करोड़ का हो गया। उसके अगले साल वो 1472 करोड़ का हो गया। और अभी दोस्तों कंपनी का जो घाटा है वो बेसिकली 1584 करोड़ पर आया। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो फाइनेंशियल्स आपको कुछ खास अच्छे नहीं दिखेंगे। रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। अब देखिए, जो न्यू एज कंपनीज है उनका आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक किस तरीके से उनका काम करने का ढंग होता है। ये होता है कि सबसे पहले देखिए, मार्केट कैप्चर के लिए ये सारी कंपनीज जाती हैं। इनको सबसे पहले मार्केट्स को बेसिकली किस तरीके से कैप्चर करना है, राइट। अगर 3 प्लेयर्स है तो 3 प्लेयर्स को कैसे एलिमिनेट करें, मैं अकेला रहूं, राइट, ये कोशिश रहती है। इसीलिए स्पेंडिंग बहुत करती है कंपनीज मार्केटिंग के ऊपर स्पेसिफिकली, ताकि मार्केट शेयर गेन कर सके। और उस मार्केट शेयर गेन करने के बाद कंपनी के पास कैश फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है। ये सिंपल सी बात है जो होती है। बट यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि डेफिनेटली ऐसे बिजनेसेस को ज़्यादा एनालाइज नहीं किया जा सकता है, राइट। क्यों? बिकॉज बहुत सारी कंपनीज नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रॉफिट आएगा कब, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो डेफिनेटली हमेशा बना रहता है कि ये कंपनीज प्रॉफिट करेगी कब। अब हुआ क्या है, देखिए बहुत सारी कंपनीज आई है, बट अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो अभी तक कोई सही कंपनी चल पाई न्यू एज में, तो वो एक नाम आता है हमारे सामने, जो है जोमेटो, जो लिस्टेड है, राइट। ये न्यू एज कंपनी थी, घाटा था, बट कंपनी का मैनेजमेंट क्लियर था कि हाँ, हम इस समय से मुनाफा करेंगे, और मुनाफा अब कंपनी लगातार रिपोर्ट कर रही है। साथ में अगर आप देखेंगे तो पेटीएम है। पेटीएम भी दोस्तों इशू क्या था कि मार्केट बहुत अच्छा उनके पास था, बट प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को समस्या हो गई। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक को पेटीएम से कंपेयर करिए, बट इशू क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर अभी भी सस्पेंस है। तो वो एक चीज़ है जो डेफिनेटली देखिए मार्केट पसंद नहीं करता है, कि वो प्रॉफिट कब आएगा ये अभी तक पता नहीं है, सिंपल सी बात है। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो है दोस्तों इसका सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन भी कुछ खास नहीं देखने को मिला। कल दोस्तों इसका सब्सक्रिप्शन निकल कर आया, जिसमें QIBs ने 5 गुना सब्सक्राइब किया, HNI ने 2.5 गुना सब्सक्राइब किया, रिटेल ने 4 गुना सब्सक्राइब किया, तो एम्प्लॉय ने 12 गुना सब्सक्राइब किया। कुल मिलाकर दोस्तों ये 4.45 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। यानी 15,000 करोड़ रुपए इसके अंदर आते हुए नजर आए। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब इशू को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो ये भी एक नेगेटिव बात है। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, ये साफ साफ नज़र आ गया। कंपनी को कोई भी ज़्यादा पैसा देने को तैयार नहीं है, बेसिकली कंपनी को पैसा देने को तैयार नहीं है, ये साफ नज़र आ गया। क्योंकि स्पेसिफिकली देखिए होता क्या है ना, QIBs का पैसा देखने लायक होता है कि वो कितना लगा रहे हैं।
बट यहाँ पर QIBs ने मात्र 5 गुना लगा है, यानी QIBs को भी लग रहा है कि प्रॉफिट होने के चांसेस उतने नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर जो साफ साफ अभी नजर आया, राइट। तो ये एक इशू है इस कंपनी के साथ। तो अब लिस्टिंग हो कैसे सकती है? अभी दोस्तों जो ग्रे मार्केट चल रही है वो करीबन -3 रुपये चल रही है, यानी 4% के आसपास का डिस्काउंट होने का चांस है। मतलब ये IPO के चांसेस है, ग्रे मार्केट बता रहा है कि नेगेटिव में भी खुल जाए तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपको हो सकता है कि कोई मुनाफा ना हो बल्कि घाटा होता हुआ नजर आए लिस्टिंग पर, इसकी पॉसिबिलिटी अभी दिख रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन यही होगा, अगर घाटा होता हुआ दिख सकता है तो करना क्या चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, जिनके द्वारा भी इस इशू में पैसा लगाया गया, मैं एक बात मान के चलता हूँ कि वो लॉन्ग टर्म पैसा यहाँ पर रखने को तैयार है। अदरवाइज देखिए इस इशू में पैसा लगाने का सेंस था नहीं। अगर आप पैसा आंख बंद करके कोई भी इशू में लगा रहे हैं तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते। बट अगर आपको पता था कि हाँ कंपनी की ग्रे मार्केट जो IPO है उसका ग्रे मार्केट नीचे है, कंपनी का सब्सक्रिप्शन लो है, कंपनी के पास लॉसेज है, बट स्टिल आपने IPO में अप्लाई कर दिया, सब कुछ पता होते हुए, तो मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं। बिकॉज ये बात समझनी पड़ेगी कि दोस्तों ये कंपनी अगर बढ़िया होगी तो ये लॉन्ग टर्म में ही होगी। समय लगेगा कंपनी को अपने लॉसेस को खत्म करने में, समय लगेगा दोस्तों कंपनी को प्रॉपर प्रॉफिट्स रिपोर्ट करने में, राइट। अब कंपनी का डेफिनेटली यहाँ पर जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है या फिर जो फ्यूचर आउटलुक है वो कंपनी ये बताती है कि डेफिनेटली अभी तो देखिए कंपनी 2 व्हीलर्स में है, राइट। इसके बाद कंपनी 3 व्हीलर्स में जाएगी, इसके बाद कंपनी कार में जाएगी, यानी 4 व्हीलर्स में जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी प्योर EV प्ले अपने आप को बनाना चाहती है, किस तरीके से वो EV के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर सके हर एक जगह। बाइक्स तक भी दोस्तों कंपनी बनाने के ऊपर बात कर रही है। तो ये चीज़ें हैं जो डेफिनेटली दोस्तों इस कंपनी को सही कर सकती है आगे चल के, अगर कंपनी का जिस तरीके का व्यू है वो सही हो जाए, राइट। बिकॉज यहाँ पर बिजनेस ठीक है बट डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर सपोर्ट चाहिए इनको गवर्नमेंट से भी, और जो सब्सिडीज़ है गवर्नमेंट ने दोस्तों वो भी इसके ऊपर कम करी है, याद रखिएगा। तो ये भी एक फैक्टर पड़ गया, क्योंकि ये जो व्हीकल्स है, राइट, ये व्हीकल्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, राइट। ऐसा नहीं कि सस्ती गाड़ियाँ आई हैं, थोड़ी सी महंगी गाड़ियाँ होती है, नो डाउट। बिकॉज कंपनी आपको ऑफर कर रही है इलेक्ट्रिक, तो आपका उन सब का खर्चा बच रहा है, जैसे पेट्रोल इन सब का हो गया। बट स्टिल ये आपको समझ आना चाहिए, कंज्यूमर जो है वो डेफिनेटली इंडिया के अंदर 1 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदने से पहले सोचेगा, राइट। तो वो एक इशू है, राइट, जो मुझे नज़र आता है। तो देखिए हो क्या सकता है कल, जो ग्रे मार्केट बता रही है उसके हिसाब से तो 73 रुपीज़ 72 रुपीज़ के आसपास लिस्ट होगा। मेरे हिसाब से भी दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो कल 70 to 80 के बीच में होगी। मुझे लगता है कि देखिए ये जो है कल लिस्ट कह सकते हैं कि डिस्काउंट में होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, राइट। डिस्काउंट में इसकी लिस्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्यों है? सिंपल सी बात है, सब्सक्रिप्शन लो है, मार्केट्स में गिरावट है, आप कंपनी को देखेंगे तो डेफिनेटली अभी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी दूर दिखती है, जो आई थिंक एक व्यू पॉइंट है जो इसको लेकर हम कह सकते हैं अभी नेगेटिव है, राइट। इसके कारण ही कल इसकी लिस्टिंग हमको 70 to 80 के बीच में मेरे हिसाब से होती हुई नजर आएगी। अगर ये हमको डिस्काउंट में लिस्ट होता हुआ नहीं भी दिखा तो 80 से मैक्स है, मतलब 80 से ऊपर लिस्ट होने की एक्सपेक्टेशंस वाइडली कम है, राइट। ये अपने आप में आपको समझना पड़ेगा, 80 रुपये से ऊपर ये लिस्ट नहीं हो सकता, इस तरह की चांसेस काफ़ी कम है। बट हाँ ये बात सही है कि 70 रुपीज़ के आसपास 70 से नीचे भी जाता हुआ मुझे नहीं दिखता है मेरे हिसाब से। देखिए अगर कल ये ब्रेक इवन पर खुल गया, राइट, तो ये भी अपने आप में एक आप समझ सकते हैं ठीक ठाक लिस्टिंग मानी जाएगी, अगर ब्रेक इवन यानी 76 का 76 पे खुल गया। बट 70 to 80 के बीच में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, ज़रूर रेंज बड़ी है बट इसके आसपास ही आपको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि देखिए थोड़ा बहुत आपको लॉस सहना पड़े, बट जैसा मैंने कहा अगर आपका व्यू इसमें लॉन्ग टर्म का नहीं था तो आपने क्या सोच के लगा, ये आपको भी क्वेश्चन करना चाहिए। बिकॉज इसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू लेना ही पड़ेगा, राइट। अदरवाइज सिंपल सी बात है, आप अपने जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है वो कल बुक करके निकल सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है, सिंपल सी बात है, राइट। तो यही मेरी एक्सपेक्टेशंस है। बट लेट्स सी होता क्या है कंपनी को, बिकॉज आई थिंक कंपनी को क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि हाँ हम इस FY के अंदर प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं, राइट। ये आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट व्यू है जो कंपनी के इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और आई थिंक कंपनी अभी प्रोवाइड क्यों नहीं कर पा रही है? बिकॉज कंपनी के प्लान्स डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आगे के हैं, राइट। अगर कंपनी मान लीजिए बाइक्स खोलेगी तो वहाँ पर भी शुरुआत में लॉसेस सहने पड़ सकते हैं, देन 3 व्हीलर्स के EV खोलेगी तो वहाँ पर भी लॉसेस सहने पड़ सकते हैं, फिर अगर कार्स के बारे में सोचेगी तो वहाँ पर भी लॉसेस सहने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक कंपनी अभी व्यू नहीं बता रही है, सिंपल सी बात है आगे का कि कब प्रॉफिटेबल होंगे। बट स्टिल आई थिंक अगर आपको कंपनी के बिजनेस के अंदर भरोसा है तो बिल्कुल आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।